नमस्कार, मैं हूं कमाल खान। कानपुर लखनऊ हाईवे पे उन्नाव जिले के ढाबा जंक्शन पे आपके लिए लेके हाजिर हैं देश प्रदेश और दिल्ली में है हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानपुर को मेट्रो की सौगात दी और बीना पन की पाइपलाइन का उद्घाटन भी किया। उधर इत्र के कारोबारी पीयूष जैन के यहां से मिले नोटों की गड्डियों को 46 बक्सों में भर करके आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराया गया। उसके ऊपर तमाम राजनीतिक बयानबाजी भी हुई। उन बयानात को आपको बाद में सुनाएंगे। पहले चलते हैं दिल्ली, जहां रेजिडेंट डॉक्टर सड़कों पे हैं, गुस्से में हैं और वहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। बिल्कुल कमाल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हम सफदरजंग अस्पताल में खड़े हुए हैं। हड़ताल जारी है। ये सफदरजंग अस्पताल का इमरजेंसी है। यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी रहती थी मरीजों से भरी हुई, लेकिन ये इस वक्त खाली है क्योंकि डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सेवाओं से भी काम करने से मना कर दिया है। तो यहाँ पर अभी भी तमाम डॉक्टर्स हैं जो यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। आज इनकी बैठक हुई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से, जिसके बाद इन्होंने अपने कुछ तेवर ढीले ज़रूर किए हैं। इनकी मांग थी कि नीट पीजी की काउंसलिंग जल्दी कराई जाए, जिससे जो डॉक्टर्स की शॉर्टेज है वो ख़त्म हो। लगभग 42,000 डॉक्टर्स हैं जो एमबीबीएस कर चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं नीट पीजी की काउंसलिंग हो ताकि वो इन अस्पतालों में आएँ और काम करें, लेकिन पूरा मामला कोर्ट में है। और कल प्रदर्शन करते वक्त यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने इन पर बल प्रयोग भी किया। तस्वीरें सामने आई जिसमें महिला डॉक्टर्स को दिल्ली पुलिस के पुरुष जवान हैं वो खींच रहे हैं। तो इन तस्वीरों के बाद ये डॉक्टर्स और रोष में आ गए। देर रात तक ये सरोजनी नगर थाने में थे और उसके बाद आज उन्होंने पूरी तरीके से दिल्ली में बंद का ऐलान किया। सफदरजंग, एलएनजेपी, आरएमएल हर जगह काम बंद रहा, जिस वजह से कमाल मरीजों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमने कुछ ऐसे मरीजों से बात की जो वाकई में सरकार और डॉक्टरों के बीच हो रही इस खींचतान में बलि का बकरा बन रहे हैं। आइए सुनते हैं उन मरीजों के साथ बातचीत। कितनी तकलीफ में हैं आप? क्या करें सर, गरीब आदमी है, मजदूरी करके खाते हैं सर, क्या करें। कहाँ से आई हैं उषा? बदरपुर से। तो रो क्यों रही हैं? तकलीफ हो रही है? हाँ, बदरपुर से आई सर। तकलीफ हो रही है आपको? हाँ, शुक्रवार के आना कोई गारंटी नहीं है, ओपीडी खुले। अब फिर किराया लगा कर आना पड़ेगा? जहाँ जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। कितना किराया लग जाता है उषा? 30 रुपये लगता है सर। 30 रुपये जाना, 30 रुपये आना। तो 2 लोग आते हैं तो लगभग 120 रुपये लग जाता है। तो 120 रुपये कितने महत्वपूर्ण है आपके लिए? कोई बात नहीं सर, अब करना तो पड़वा करेगा मजदूरी में। आप मजदूरी करती हैं? क्या करती हैं? हाँ सर, क्या मैं करती हूँ, घरों में काम करती हूँ सर। घर में काम करती हैं? हाँ। इत्र के कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज के घर पे छापेमारी आज भी जारी रही, जबकि कानपुर में छापेमारी बंद हो चुकी है। उनके घर से बरामद तकरीबन 200 करोड़ रुपयों के नोटों की गड्डियों को 46 बक्सों में भर करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराया गया। पीयूष जैन जो हैं वो इत्र के बड़े कारोबारी हैं। उनके यहाँ जो रेड हुई है तो उनके घर की छतों से, दीवारों से नोटों की गड्डियां लग रहा है कि नीचे गिर रही हैं, नोटों की बारिश हो रही है। आज सुबह उनके कन्नौज के घर में गिने जा चुके नोटों को एसबीआई के लोग लेकर के आए। उनको गिन करके उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराया गया। उनकी एफडी करा दी गई है। इसी तरह कन्नौज के घर से उनके जो रुपए बरामद हुए हैं, ये सारे रुपए 46 बक्सों में भर करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराए गए हैं। कन्नौज में 23 किलो सोने की ईंटें भी मिली हैं जो विदेशी सोना है और शक है कि दुबई में क्योंकि सोने के ऊपर टैक्स नहीं है तो ये हो सकता है गोल्ड तस्करी का भी मामला हो। डीआरआई की टीम इसके बारे में जांच पड़ताल करेगी, क्या ये गोल्ड तस्करी का मामला तो नहीं है। और पीयूष जैन के कुछ पड़ोसियों से हमने बात की जिनका कहना है कि वो तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनके बगल के घर में इतनी दौलत छुपी हुई है। आइए सुनते हैं उस बातचीत को। आप लोगों ने जब ये खबर सुनी कि यहाँ रेड हुई, अखबारों में पढ़ा कि
इतने करोड़ रुपए 177 करोड़ रुपए बरामद हो गए। आप लोगों को कुछ ऐसा वहम गुमान था कि यहाँ ऐसा कुछ हो सकता है? वहम विश्वास की बात नहीं, बात इस चीज़ का है कि इतने सिंपल रहने, इतने सज्जन आदमी हो के जो निकला, थोड़ा विश्वास नहीं हुआ इस बात का। आदमी बहुत सज्जन है, सिंपल वे में रहते, मैं जानता हूँ उनको। तो आप लोगों से तो यहाँ ताल्लुकात होंगे कॉलोनी के लिहाज से लोगों से? अपने काम से काम, वैसा कोई ताल्लुकात किसी से नहीं करता। लेकिन आप लोग को ये अंदाज किसी को यहाँ नहीं होगा कि कोई इतनी बड़ी बारामदगी यहाँ हो? किसी को भी अंदाजा नहीं, किसी को उम्मीद तक नहीं कितना अमाउंट निकलेगा इनके यहाँ। मध्य प्रदेश के जिला कोर्ट में ग्रेड 4 एम्प्लॉयज की 15 वैकेंसीज निकली, जिसमें पियोन, माली, ड्राइवर ये जैसे पद हैं, 15 पद हैं कुल। इसके लिए सोचिए हजारों बेरोजगार युवकों ने अपना आवेदन किया है, जिसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और कुछ इंजीनियर्स भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश से तो ये लोग अप्लाई करने वाले हैं ही, साथ ही साथ पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से भी सैकड़ों बेरोजगारों ने इन नौकरियों के लिए अप्लाई किया है, जिसमें जैसा हमने बताया माली, पियोन, ड्राइवर इस तरीके के पद हैं। देखिए हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये पूरी रिपोर्ट। बोर्ड क्रमांक 16 और 17 के अंदर आ जाए। बोर्ड 16 और 17 के एक साल में कम से कम 1 लाख भर्तियां सरकारी की जाएंगी। बैकलॉग के पद भरने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये रोजगार की गारंटी जो मैंने कही, रोजगार चाहिए, एक शासकीय सेवाओं में रोजगार, लेकिन इतना मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं कि सबको नहीं मिल सकता शासकीय सेवा में रोजगार। पढ़ाई का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं है। महीने भर बाद ही मामा जी के भाषण की सच्चाई ग्वालियर में दिख गई। ड्राइवर के 5 पद, वॉचमैन के 5 पद, माली के 2 पद, स्वीपर के 1 पद, प्यून के 2 पद के लिए ग्वालियर में कोर्ट जाने वाली सभी सड़कें और गलियां उम्मीदवारों से भर गईं। मैंने ड्राइवरी के लिए अप्लाई किया है और मैं LLB कर रहा हूँ माधव कॉलेज से। अच्छा। और CJ के लिए प्रोफेसर कर रहा हूँ। मेरी एजुकेशन है BSc, लास्ट ईयर चल रही है और मैंने अप्लाई किया है चौकीदार के लिए। PhD वाले भी हैं इसमें तो, अच्छा, पर डिग्री वाले भी हैं, सभी है कंप्लीट है। 2 दिन इंटरव्यू के लिए 11 बोर्ड बनाए गए। इंटरव्यू देने पहुंचे बेरोजगारों की संख्या इतनी हो गई कि कोर्ट परिसर में बैठाने के बाद भी कई युवा बाहर रह गए। उनकी 4 लाइनें लगाई गईं, जो कुछ देर बाद ही भीड़ में बदल गई, जिन्हें संभालने के लिए कई बार पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। 6,500 से 12,500 रुपए तक की तनख्वाह के लिए यूपी तक से उम्मीदवार आए। जलवाहक का है, प्यून का है और माली का है, स्वीपर का है और वाहन चालक का है। ग्रेजुएट उत्तर प्रदेश का है। तो और कहीं ट्राई किया आपने जो पद, आपको जिस पद की नौकरी लेने आए हैं? प्यून के लिए। तो आप किसी अच्छे पोस्ट के लिए आपने कहीं ट्राई नहीं किया अभी तक? ट्राई किया था लेकिन निकल नहीं। मध्य प्रदेश के रोजगार पंजीयन के दफ्तरों में बेरोजगारों की कुल संख्या 32,57,136 है। सिर्फ इतने बेरोजगारों को नौकरी देने में करीब 20 साल लग जाएंगे। हर साल राज्य में लगभग 4 लाख बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं। ये बेरोजगारी तब है जब स्कूल शिक्षा विभाग में 30,600, गृह विभाग में 9,388, स्वास्थ्य विभाग में 8,592 और राजस्व जैसे बड़े विभागों में 9,530 पद खाली हैं। पढ़ाई का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं है। जो फैक्ट बता रहा हूं उतनी नहीं दी जा सकती कि जिनने पढ़ा उनको सबको नौकरी मिल जाए। तो हमको रोजगार के वैकल्पिक साधन भी ढूंढने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने वैकल्पिक साधनों की बात की, यानी स्वरोजगार की। तो एक और आंकड़ा देखिए, राज्य में स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए 15,24,222 आवेदन आए। 2,25,159 आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। 99,121 हस्ताक्षर का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें 82,000 उच्च शिक्षित युवक हैं। कांग्रेस बेरोजगारों के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेर रही है। निशाने पर सिंधिया भी हैं। इससे समझा जा सकता है कि शिवराज सरकार के 17 वर्ष का विकास क्या है, रोजगार की क्या स्थिति। जो बड़े बड़े दावे करते हैं महीने में 1 लाख पदों को भरने की, यह उनकी स्थिति है। और ग्वालियर की जो स्थिति सामने है, तो कहां है वो जनसेवक जो अपना स्वागत करवा रहे, रैलियां निकाल रहे हैं, भीड़ भरे आयोजन कर रहे हैं। उनसे पूछना चाहते हैं कि ग्वालियर की स्थिति है, तो ये जनसेवक जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कब सड़कों पर उतरेंगे? बहरहाल
वार पलटवार के बीच ये बेरोजगार हर निजाम में कतार में ही रह जाते हैं। कागजों में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर देखें तो नवंबर में वो सिर्फ 1.7% रही, जो दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहद कम है। लेकिन एक और आंकड़ा एनसीआरबी का है जो बताता है कि पिछले साल सिर्फ बेरोजगारी की वजह से मध्य प्रदेश में 95 लोगों ने खुदकुशी की थी। भोपाल में कैमरा पर्सन रिजवान खान और देव श्रीमाली के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कोरोना के चलते कहां कहां बढ़ रही हैं कैसी कैसी सख्तियां। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में आपका स्वागत है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे राजधानी में येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आपको बताते हैं कि ये येलो अलर्ट क्या है और क्या क्या पाबंदियां रहने वाली हैं। दिल्ली में कोरोना के हालात की समीक्षा करने के बाद आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जुलाई में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान तैयार किया गया था ताकि तार्किक ढंग से पाबंदियां लगाई जा सके। पिछले 2-3 दिनों से पॉजिटिविटी रेट 0.5% से ऊपर होने से ये येलो अलर्ट लागू करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत कुछ पाबंदियां लगा दी गई हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि फिलहाल जो कोरोना के मामले आ रहे हैं वो काफी हल्के लक्षण वाले हैं, फिर भी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि मामले ज्यादा ना बढ़ें। केजरीवाल ने कहा कि इस बार दिल्ली कोरोना से निपटने के लिए 10 गुना ज्यादा तैयार है। आज से पूरे कर्नाटक में ओमिक्रॉन के खतरों को देखते हुए रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि नए साल के जश्न के लिए होने वाली भीड़ को रोका जा सके, लोग सारी रात जश्न न मनाएं। यही नहीं, आज एक मॉक ड्रिल हुई वहां के ऑक्सीजन प्लांट्स को चेक करने के लिए कि अगर तीसरी लहर आ जाए तो उससे बचने के उपाय ढूंढे जा सके। बेंगलुरु के सीवी रमन अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल, वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में, यह जानने के लिए कि प्लांट सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। फिलहाल राज्य में 1400 मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन बनाने की क्षमता है। दूसरी लहर की पीक के दौरान 1200 से 1300 मैट्रिक टन की जरूरत थी और इसकी कमी की वजह से लोगों की जान गई थी। कोविड-19 के तीसरे वेव की संभावना है और इसी को देखते हुए हम ये पता कर रहे हैं कि हम कितने चाक चौबंद हैं। ऑक्सीजन प्लांट सही से काम कर रहा है या नहीं, जो घनत्व ऑक्सीजन का होना चाहिए वो हमें मिल पा रहा है या नहीं। ओमिक्रॉन की वजह से तीसरे वेव का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में कर्नाटक में स्वास्थ्य सेवा को चुस्त दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ कुछ एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। अब बेंगलुरु के साथ साथ राज्य के दूसरे हिस्सों में 7 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। यानी सड़कों या होटलों में आधी रात का जश्न नहीं होगा। बस घरों में जश्न होगा, अपार्टमेंट्स में भी नहीं। इसके साथ टीकाकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, यह समझाना चाहते हैं कि वैक्सीन नहीं लेना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि हम कोविड के दौर में हैं। सरकार इसलिए भी चिंतित है कि देश में ओमिक्रॉन का पहला मरीज कर्नाटक में ही मिला था और अब भी 40% के आसपास लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगनी है, जबकि कोविड प्रोटोकॉल का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। एम्स में जो मरीज इलाज कराने के लिए कल आ रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि कल एम्स के डॉक्टर्स जो प्रदर्शन करने वाले थे उसे उन्होंने स्थगित करने का फैसला लिया है। तो ये एक अच्छी खबर है। सरकार के साथ बातचीत के बाद कुछ अच्छे संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल देश प्रदेश में आज के लिए इतना ही। लखनऊ से मेरे सहयोगी कमाल खान और दिल्ली से मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया।